हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसकी हेडिंग है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो इसमें किसके मेंटेनेंस के बारे में बात होती है? वाइफ के बारे में बात होती है, चिल्ड्रंस के बारे में बात होती है और पेरेंट्स के बारे में बात होती है। ठीक है, मदर, फादर, वाइफ, चिल्ड्रन, सन, बॉय, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले देखो, सेक्शन नंबर 125 है, उसमें बात हो रही है कि एक मेंटेनेंस के बारे में बात हो रही है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 126। ये सेक्शन नंबर 126। सेक्शन नंबर 126 जो है वो बात करता है प्रोसीजर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? प्रोसीजर, कि क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सब चीज़ों से रिलेटेड। 127 बात करता है, देखो पैसा क्या है? एक वैल्यू है जो कि चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ऑल्टरेशन ऑफ अलाउंसेस, यानी कि ये छोटा डॉलर है, ये बड़ा डॉलर हो जाता है ना। ऑल्टरेशन ऑफ अलाउंस जो है वो जस्टिस के लिए ज़रूरी है। एंड 128 है जो है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला सेक्शन, बट ठीक है, जब तक ये ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इन्फोर्स नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इस ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस का। तो अब हम आते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। सबसे पहले है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स। किसका? वाइफ्स का, चिल्ड्रंस का, पेरेंट्स का। ठीक है, तो इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स। अब देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि देखो, कोई गरीब भिखारी आदमी तो किसी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते। बट जो इंसान जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है प्रोवाइड करने का अपनी फैमिली को, और वो क्या कर रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। किस चीज़ से? मेंटेनेंस है। ठीक है, किसको मेंटेन? टू मेंटेन हिज वाइफ। पहला तो वो अपनी वाइफ को मेंटेन करने से नेग्लेक्ट कर रहा है, हु इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। अब ऐसा नहीं कि वाइफ के पास जॉब है और जो मेंटेन कर सकती है, वो वाली बात नहीं है। वाइफ है जो मेंटेन नहीं कर सकती खुद को। देन है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड कौन सा? माइनर, पर वो लेजिटिमेट इलेजिटिमेट दोनों हो सकता है, वेदर मैरिड और नॉट। जो वो क्या होना चाहिए? अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। ठीक है, पहला तो क्या है? वाइफ। दूसरा क्या है? कि उसके बच्चे जो कि छोटे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद तीसरा क्या है? उसके बच्चे जो छोटे तो नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, पर क्या है? वो फिजिकली मेंटली एबनॉर्मल हैं, जिसकी वजह से वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? हिज फादर और मदर, अपने फादर मदर हु आर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, फादर और मदर को भी उन्हें क्या करना है? प्रोवाइड करना है। इसमें क्या है? मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। कौन डील करेगा ये केस? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, अपॉन प्रूफ ऑफ सच निग्लेक्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को आप प्रूफ दे दो कि देखो वो जज साहब ये नहीं निग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस, तो वो क्या करेंगे? उसको ऑर्डर करेंगे कि यार तुम इसे मंथली अलाउंस करो। ठीक है, अपने चाइल्ड को, फादर को, मदर को, वाइफ को। ठीक है, एट सच मंथली रेट एज सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। अब ये आपको इस पैराग्राफ तक का मतलब समझ में आ गया। अब इसके हम प्रोविजोस पे चलते हैं। प्रोविजो में बोला गया है, मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड रिफर टू इन क्लॉज बी टू मेक सच अलाउंस until she attains her majority. If the magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means. ठीक है, अब इसमें क्या है? मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जनरली तो क्या होता है कि आप माइनर चिल्ड्रन को आप बोलोगे कि आप उनको क्या करोगे? मेंटेन करोगे। ठीक है, माइनर चिल्ड्रन को आप मेंटेन करोगे। और इसके प्रोविजन में ये दिया गया है कि मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर करेगा, किसको? फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड। ठीक है, फादर माइनर फीमेल चाइल्ड के फादर को बोलेगा कि जो बी क्लॉज में लिखा गया है, टू मेक सच अलाउंस अंटिल शी अटेन्स हर मेजॉरिटी। पहला तो क्या है कि माइनर फीमेल चाइल्ड को उसकी मेजॉरिटी तक पैसे देने हैं। ठीक है, एंड इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड। अब देखो, बाल विवाह कर दिया है आपने, और उनका जो हस्बैंड है बेटी का, वो क्या है? वो पजेस नहीं करता सफिशिएंट मीन, तो आप ही को उनको वो करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही शादी करवाए हैं, है ना। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? नेक्स्ट प्रोविजो provided further that the magistrate may during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance। ठीक है, किस चीज की प्रोसीडिंग है? regarding monthly allowance for the maintenance under this subsection, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance। किस चीज की monthly allowance? interim maintenance की of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the magistrate considers reasonable। ठीक है, रीजनेबल प्रोसीडिंग्स का उनको क्या करेगा? मंथली अलाउंस करेगा, टू पे करेगा क्या? ये सब चीजों के लिए वो पे करेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे भी डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रोविजो क्या है?
प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस, किस चीज की, मंथली अलाउंस की एप्लीकेशन फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस। हमने ऊपर किसके बारे में पढ़ा है, इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेकंड प्रोविजो शैल एज फार एज पॉसिबल डिस्पोज विद इन 60 डेज। देखो इंटरिम ऑर्डर्स का पर्पस क्या होता है कि बीच में सूट जब चल रहा है, उसके बीच में ही कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसके बीच में ही लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उन चीज के लिए क्या है, आपको इंटरिम रिलीफ मिलता है। तो ये इंटरिम मेंटेनेंस उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो उसको 60 डेज में आपको क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू सच पर्सन, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जनरली आपको मेंटेन करना है, ठीक है। पर इधर आपने अपनी बेटी की शादी करा दिया तो उसको भी मेंटेन कर रहा है अगर उसका पति उससे रोटी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है इंटरिम ऑर्डर से रिलेटेड है, इंटरिम मेंटेनेंस से रिलेटेड है, 60 दिन में हो जाना चाहिए। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन में क्या है, माइनर के बारे में बताया गया है। माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजोरिटी। नेक्स्ट है वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन्ड अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड इज नॉट रीमैरिड, ठीक है। अब आपको इन दोनों के बारे में मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद है क्लॉज 2। क्लॉज 2 बात कर रहा है कि मेंटेनेंस कब से दिया जाएगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस की डेट क्या होगी, तो जो ऑर्डर आ जाएगा जिस दिन से उस दिन से आप दे दोगे, या फिर ऑर्डर में कोई डेट लिखी होगी तो उस दिन से आप दे दोगे। नेक्स्ट इसके बाद आ गया क्लॉज 3। क्लॉज 3 में बात की गई है कि जब फेलियर हो जाए तब क्या होता है। तो अगर फेलियर हो जाता है, ऑन फेलियर, ठीक है, अगर पर्सन फेल हो जाता है और उसके पास दूसरी चीज क्या है, सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, वो फेल कर जाता है और उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं होते हैं। एंड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर एनी सच मजिस्ट्रेट में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, जितनी ब्रीच हुई है, जितने ऑर्डर्स हुए उनके ब्रीच के लिए क्या हो जाएगा, इशू कर दिया जाएगा वारंट। किस चीज के लिए, फॉर लिवाइंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लिवाइंग फाइन्स, ठीक है। अमाउंट कैसे लेवी करना है, फाइन्स की तरह। एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ, ठीक है, उसको सेंटेंस कर दिया जाएगा। एंड इसके बाद एक और चीज क्या है, अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में बी, रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, ठीक है। रिमेनिंग जो बचेगा उसके लिए क्या है, देखो इसमें इम्प्रिजनमेंट का टाइम याद रखना 1 मंथ अंटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, ठीक है। अब इसका देखो प्रोविजो भी है। प्रोविजो किस बारे में बात करता है, प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट। क्या, नो वारंट। जनरली तो क्या इधर वारंट है, इधर क्या नो वारंट, कोई भी वारंट नहीं जारी किया जाएगा। किस चीज के लिए, रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट, ठीक है। जब तक क्या है, एप्लीकेशन कोर्ट को नहीं दी जाएगी, बी मेड टू द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम ड्यू। तो समझ में आ गया होगा कि जो वारंट है वो तभी इशू किया जाएगा जब क्या है, पेमेंट ड्यू हो रही है, कितने टाइम के लिए, 1 साल तक अगर पेमेंट ड्यू हो रही है और उसके लिए आपने क्या किया, अप्लाई किया है। नेक्स्ट प्रोविजो बात कर रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ, ठीक है। अगर वो क्या करता है, ऑफर करता है मेंटेन अपनी वाइफ को, किसमें, ऑन कंडीशन ऑन लिविंग विद हिम। कंडीशन क्या है कि तुम मेरे साथ रहोगे, और वो रिफ्यूज कर देती है, तो सच मजिस्ट्रेट में कंसिडर एनी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल स्टेटेड बाय हर and may make an order under this section notwithstanding such order if he satisfied that there is just ground for so doing। अगर justified ground है तो ठीक है, justified ground नहीं है तो ठीक नहीं है। क्या है, कंडीशन जो होती है वो justified ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन है, इफ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन और कीप्स अ मिस्ट्रेस इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ्स रिफ्यूजल टू लिव विद हिम। यानी कि देखो, अगर हस्बैंड, देखो इसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड बात की गई है, डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस की बात नहीं की गई है, और हस्बैंड बोलता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो उसे उसके मेंटेन करना पड़ेगा। बट अगर वो किसी मिस्ट्रेस को रख लेता है तो फिर वो मेंटेन, तो भी उसे मेंटेन तो करना ही होगा, और वाइफ बोल सकते हैं कि नहीं मैं नहीं रहूंगी। दोनों फीमेल्स के साथ आप नहीं रह सकते हो, और ये एक एक्सप्लेनेशन में एक वन ऑफ द एग्जाम्पल दे दिया गया है, ठीक है, एक तरीके से एक क्रूएलिटी हो गया। नेक्स्ट इस बात क्लॉज 4 है, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री, ठीक है। तो इसमें दूसरा एक्सेप्शन क्या दे दिया कि पहला तो क्या है, कंडीशनल है, अनजस्ट कंडीशन। सेकंड है कि अगर वो अडल्ट्री में रह रही है तो उसे नहीं मिलेगा। विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं, लिविंग सेपरेटली है, और फिर लिविंग इन अडल्ट्री, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपको पता चल गए कि नो मेंटेनेंस वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री, इफ शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड,
थर्ड है लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें क्या है, क्लॉज 5। क्लॉज 5 बात कर रहे हैं ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड, ठीक है। कोई वाइफ है जिसके फेवर में ऑर्डर मेड किया गया है अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन एडल्ट्री, ठीक है, और विदाउट सफिशिएंट रीजन रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड और दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, द मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर, ठीक है। तो क्या है कि पोस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर जो है मजिस्ट्रेट क्या है कैंसिल कर सकता है। तो इन शॉर्ट एक ओवरऑल जस्ट आपको पता चले तो ये समझ में आएगा कि देखो पहला क्या है, आपको जो है मेंटेनेंस मिल रही है, कहाँ कहाँ मिल रही है, ठीक है। ये आपको इस पेज पे समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ मिल रही है। पहला तो क्या है, मदर फादर चाइल्ड वाइफ चिल्ड्रन मदर फादर को मिल रही है। डॉटर को किधर मिल रही है, कैसे मिल रही है, वो आपको इधर प्रोविजो में पता चल गया, ठीक है। मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में आपको समझ में आ गया। तो मेंटेनेंस एक टॉपिक जो है इधर क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है मेंटेनेंस का ऑर्डर और डेट्स वगैरह क्या है, ठीक है, और मेंटेनेंस कहाँ कहाँ मना हो सके, और अगर आपने मेंटेनेंस नहीं दी तो ऑन फेलियर क्या होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अगर मेंटेनेंस जो है वो नहीं दे पाए, फिर इसके बाद ऑर्डर वारंट वगैरह से रिलेटेड है, और मेंटेनेंस कहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट में। तो आपका एक जो पूरा आंसर है वो सेक्शन नंबर 125 से कंप्लीट हो सकता है। और एक और चीज है, जो सेक्शन 125 है, ठीक है, ये सेक्शन 125 है, ये आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई सजा मिल रही है? नहीं मिल रही है। ये क्या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है? नहीं, ये एक तरह से सिविल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इस पोर्शन का जो मतलब है वो क्या है, सिविल नेचर है इस पोर्शन का मतलब। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 126 बात करता है प्रोसीजर। किस चीज के प्रोसीजर? प्रोसीजर अंडर सेक्शन 125, यानी कि मेंटेनेंस का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या है, वेयर ही इज, ठीक है, जहां पे वो है, वेयर ही इज और हिज वाइफ रिसाइड्स, जहां पे वो रहता है या उसकी वाइफ रहती है, वेयर ही इज लास्ट रिसाइडेड, ये क्या है, पास्ट, ठीक है, विद हिज वाइफ और एज द केस में बी विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड। सेकेंड क्लॉज इसका बात करता है, ऑल एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज टू बी मेड, ठीक है। अब इसमें एविडेंसेस की बात हो रही है। एविडेंसेस किसके सामने लिया जाएगा? एडमिशन ऑफ एविडेंसेस, अरे जिसके एविडेंसेस लिए जा रहे हैं उसी के लिए। और when his personal attendance is dispensed within the presence of his pleader and shall be recorded in the manner prescribed for summons case। तो क्या है इसका नेचर? समन्स ट्रायल वाला नेचर है, ठीक है। क्या है इसका नेचर? समन्स ट्रायल वाला नेचर है। आपको ये बात आपको मार्क कर लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका प्रोविजो है, if magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service, क्या है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो जो है विलफुली क्या है, अवॉइड कर रहा है सर्विस, नेग्लेक्ट कर रहा है अटेंड करना कोर्ट की, या फिर मजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू हेयर एंड डिटरमाइन द केस एक्स पार्टे, ठीक है। क्या है कि देखो अगर वो नहीं आ रहा है टाइम पे, देखो जो इंसान मेंटेनेंस नहीं दे रहा है वो क्या पता कोर्ट पे आए ना है ना, तो एक्स पार्टे आप जो है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। एंड एनी ऑर्डर सो मेड मे बी सेट असाइड फॉर गुड कॉज शोन ऑन एन एप्लीकेशन मेड विद इन 3 months, ठीक है, from date thereof subject to such terms including term as to payment of cost to the opposite party as the magistrate में think just and proper। जैसे भी मजिस्ट्रेट को क्या है just and proper लगता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, any order so made may be set aside for good cause shown on an application within 3 months। 3 months में क्या है, जो एक्स पार्टी डिसीजन लिया है उसको आप सेट असाइड कर सकते हो फ्रॉम द डेट thereof, ठीक है। एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द टर्म्स इंक्लूडिंग टर्म एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ कॉस्ट तो होगी ही होगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसका क्लॉज 3 बात करता है, कोर्ट इन डीलिंग विद द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज मे बी जस्ट। देखो जस्ट कॉस्ट से रिलेटेड जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन 127, ये बात करते हैं ऑल्टरेशन इन अलाउंसेस के बारे में। अब इसमें क्या है, देखो सर्कमस्टांसेस में चेंज हो रहा है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो रहा है, तो क्या है आप करोगे, ऑल्टर कर दोगे। क्या ऑल्टर करोगे? अलाउंसेस आप ऑल्टर करोगे। नेक्स्ट इसके बाद क्लॉज 2 है, इसमें बात हो रही है वेयर इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125 शुड बी कैंसल्ड और वैरिड, ही शैल कैंसिल द ऑर्डर, ठीक है। सिविल कोर्ट के अंडर अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कैंसिल और वैरी कर सकते हैं। क्लॉज 3 में बात हो रही है, जहां पे भी कोई ऑर्डर किया गया है 125 में, किसके फेवर में, फेवर ऑफ अ वुमन में, ठीक है, हु हैज बीन डाइवोर्स और हैज ऑब्टेन्ड अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, जिसने डाइवोर्स लिया है, ठीक है। द मजिस्ट्रेट शैल इफ ही सेटिस्फाइड दैट, अब मजिस्ट्रेट किस चीज के लिए सेटिस्फाई होगा, द वुमन हैज आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स रीमैरी कर लिया है, कैंसिल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ हर रीमैरिज, ठीक है। क्यों? अब तुमने फिर से शादी कर ली है तो अब तुम्हें जो नया हस्बैंड है वो मेंटेन करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद वुमेन हैज बीन डाइवोर्स बाय हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज रिसीव्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ द सेड ऑर्डर द होल ऑफ द सम विच अंडर एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू द पार्टीज वॉज पेबल। ठीक है, कस्टमरी लॉ में क्या था, वो पेबल था और उसको क्या है, सारा होल अमाउंट मिल चुका है। ठीक है, कैंसिल सच ऑर्डर इन द केस वेयर सच सम वॉज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वॉज मेड। एंड नेक्स्ट क्या है, इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड। अब देखो जहां पे पैसे दे दिए वहां पे दिया नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, वुमेन हैज ऑब्टेन्ड अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड शी हैड वॉलंटरली सरेंडर्ड हर राइट्स टू मेंटेनेंस। अब उसे चाहिए, हमें इस आदमी का शक्ल तक नहीं देखनी, हमें इसके पैसे तक नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात हो जाती है कि कहाँ कहाँ कोर्ट मना कर सकता है, कहाँ कहाँ अब शादी हो गई है तो उनसे ले लो, कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें पैसा मिल गया तो अब वो बेचारा क्या दे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, तुमने खुद ही मना कर दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका क्लॉज 4 है। क्लॉज 4 बात करता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डाउरी बाय एनी पर्सन टू whom monthly allowance for the maintenance and interim interest or any of them has been ordered to be paid under section 125, civil court shall take into account that sum which has been paid to or recovered by such person। ठीक है, the said order क्या है, उसको कितना पैसा मिल रहा है तो जो सिविल कोर्ट है उसका अकाउंट लेगा, उसका जो सम वगैरह जो भी पे किया गया है उसका अकाउंट लेगा। तो इन शॉर्ट क्या है, 127 में कोर्ट ये मेक श्योर करेगा कि ऑल्टरेशन करते टाइम या फिर अलाउंस के ऑल्टरेशन चेंजेस करते टाइम उनके सर्कमस्टांसेस को देखना ज्यादा जरूरी है कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या कहते हैं और सफिशिएंट मेंटेनेंस देगा। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन है इसका, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। क्या है, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की इन्फोर्समेंट के बारे में है। A copy of the order of maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be shall be given without payment to the person। ठीक है, क्या है, विदाउट पेमेंट दिया जाएगा आपको, in whose favor it is made or to the guardian if any or to the person to whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance। अब देखो इसमें सिर्फ मेंटेनेंस नहीं, इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में स्टार्टिंग से बात की जा रही है। एंड द एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग एज द केस में बी इज टू बी पेड एंड सच ऑर्डर मे बी इन्फोर्स बाय एनी मजिस्ट्रेट। क्या है, वो ऑर्डर जो है मे बी enforced by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be, on such magistrate being satisfied as to identity of the parties। ठीक है, and the non payment of the allowance or as the case may be expenses due। अब देखो इन्फोर्समेंट में बात ये हो रही है कि देखो इन्फोर्समेंट में पहले तो ये चीज़ है कि कॉपी ऑफ द ऑर्डर कैसे दे दिया जाएगा, बिना पेमेंट के दे दिया जाएगा, जिसके फेवर में किया गया है, जिसके फेवर में मेंटेनेंस को पे किया जाएगा, इज टू मेंटेनेंस इज टू बी पेड। ठीक है, एंड सच ऑर्डर मे बी इन्फोर्स बाय एनी मजिस्ट्रेट। कौन इन्फोर्स कर सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है जिस भी प्लेस में वो है जहां पे वो ऑर्डर लग रहा है। ठीक है, वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड मे बी ऑन सच मजिस्ट्रेट बीइंग सेटिस्फाइड। और वो कैसे करेगा मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट, अरे जब उसको पता है कि ये ऑर्डर ए के लिए आया है तो ए के लिए ए की आइडेंटिटी देख करके उसके लिए उस ऑर्डर को एनफोर्स कर देगा। बहुत नॉर्मल सी चीज है। इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन 125, 126, 127 और 128 कंप्लीट होता है। 125 खुद में एक आपका पूरा मेंटेनेंस से रिलेटेड एक आंसर है, इसको आप लोग मेंस के लिए भी कर लीजिएगा। बाकी अगर नहीं होता है तो हमारी जो मेंस की सीरीज आएगी उसके लिए आप बने रहिएगा, उस मेन की सीरीज को आप जरूर देखिएगा। उससे आपको क्या है कि मेंस के आंसर्स लिखने कैसे लिखने हैं वो सब समझ में आएंगे। इसी के साथ हम चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो वगैरह अच्छा लगा हो कि कितने शॉर्ट में हो गया है, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज टू सपोर्ट दिस चैनल मोर, सब्सक्राइब। थैंक यू।